वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आजकल हम अंग्रेज़ों की भू राजस्व प्रणालियों के बारे में पढ़ रहे हैं या भू राजस्व नीतियों के बारे में। और मुख्य रूप से तीन भू राजस्व प्रणालियां आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, और वो है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा। ठीक है। और इन तीनों से पहले एक और जो जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, इजारेदारी सिस्टम, यानी ठेके पर जो है भूमि देने की प्रथा। लेकिन आपके सिलेबस में ये तीन ही है मुख्य। तो देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ठीक है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत में लागू हुआ। इसके बाद 1820 के आसपास या 1820 में थॉमस मुनरो नामक एक व्यक्ति ने मद्रास और बंबई प्रांत में रैयतवाड़ी प्रथा जो है आरंभ की। इससे पहले जो स्थायी बंदोबस्त था वो जमींदारों के साथ समझौता होता था, और जो रैयतवाड़ी प्रथा है उसमें किसानों के साथ समझौता होता था सीधा। ठीक है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट जो आपका टॉपिक है इस यूनिट में, वो है महालवाड़ी प्रथा। तो देखिए, ये एक बात और महत्वपूर्ण आपको बतानी थी कि 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, आप जानते हो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था वो। उस स्थायी बंदोबस्त के अंदर इन तीन प्रांतों में समूचे भारत की लगभग 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भारत को कवर करता था या कितने प्रतिशत भारत में लागू था भूमि का, तो ये है 19%। इसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा, जो आप जानते हो कि मद्रास और बंबई प्रांतों की बात कर रहा हूं मैं। मद्रास और बंबई आप एरिया मत समझो, मतलब आप शहर मत समझो। मतलब ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे। मद्रास प्रांत में बहुत से क्षेत्र आते थे दक्षिण के, इसी तरह से बंबई प्रांत में बहुत से क्षेत्र आते थे। तो ये जो है सबसे ज्यादा था, 51% रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत। मतलब समूचे भारत की भूमि को अगर देखें तो 51% भूमि पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई। और इसकी अब हम बात करेंगे महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा क्या थी? देखिए, इसके अंतर्गत, महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत जो भूमि का स्वामी था वो वास्तव में गांव का लंबरदार हुआ करता था। कहने का अर्थ यह है कि गांव की भूमि को एक इकाई मानकर या गांव की भूमि को एक साझी भूमि मानकर उस पर एक व्यक्ति विशेष का दायित्व होता था, नंबरदार का, जो कि ये असर्टन करता था, ये देखता था कि इस भूमि से कितना कर जो है दिया जा सकता है अंग्रेजों को। वो अंग्रेज फिक्स करते थे। कर एकत्रित करने का कार्य जो होता था वो नंबरदार का होता था। नंबरदार जो है सभी किसानों से कर इकट्ठा करके और अंग्रेजों के पास जमा करवाया करता था। ये जो व्यवस्था है ये लागू की गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे प्रांतों में, खासकर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी पंजाब। और एंड इट कवर्ड 30% ऑफ द टोटल एरिया। ये जो व्यवस्था थी, इससे 30% भारत की भूमि कवर होती थी। कहने का अर्थ ये है, आप देखो, पहली स्थायी बंदोबस्त 19% एरिया को कवर करती थी। ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% एरिया को कवर करती थी, यानी 51 और 19 हो गए 70। और बाकी जो था 30%, यानी जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का जो भाग है, ये तीन मिलाकर 30% भूमि को कवर करते हैं। यानी 30% भारत की समूचे भारत की 30% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी।
और ये लागू की गई थी 1833 में R.M. बर्ड और थॉमसन द्वारा, जेम्स थॉमसन। R.M. बर्ड, ठीक है, मार्टिन बर्ड भी कहा जाता है, और जेम्स थॉमसन। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि पहली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर ने लागू की थी 1793 में। कितने प्रतिशत भूमि पर? 19% भूमि पर। दूसरी रैयतवाड़ी प्रथा लागू की थी थॉमस मुनरो ने, और ये कितने प्रतिशत भूमि पर? ये 51% भूमि पर 1820 में। तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था, ये लागू की थी R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन ने। कहाँ पर? पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और कितने प्रतिशत भूमि पर? 30% भूमि पर। तो ये आप समझ गए होंगे कि महल, महल का अर्थ है मतलब गांव की एक इकाई को महल कहा जाता था, या गांव को महल कहा जाता था, और उस प्रथा को जो वहां लागू की गई उसे इसी नाम से, यानी महलवाड़ी प्रथा या महलवाड़ी प्रथा भी इसको कहा जाता था। तो आप ये देखिए कि इस पद्धति के अंतर्गत भूमि कर की जो इकाई थी वो किसान का खेत नहीं था, बल्कि ग्राम या महल यानी जागीर का एक भाग हुआ करता था। महल या महाल दोनों शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब इसका अर्थ होता है जागीर का एक भाग। भूमि जो होती थी वो समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से, यानी साझी भूमि हुआ करती थी, जिसको भागीदारों का समूह भी कहा जाता है। और ये जो भागीदार थे ये सम्मिलित रूप से भूमि कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे, लेकिन इनके साथ साथ इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। यदि कोई व्यक्ति भूमि को छोड़ देता था तो जो ग्राम का समाज होता था, ग्राम समाज जो होता था ना, वो उस भूमि को संभाल लेता था, और वो ग्राम समाज ही सारी जो सम्मिलित भूमि होती थी, जिसे शामलात भूमि बोलते थे, और अन्य भूमि का स्वामी हुआ करता था। अब देखिए प्रमुख प्रावधान क्या है इसके महलवाड़ी प्रथा के। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत एक ग्राम या जागीर या महल की लगान वसूली के बारे में सरकार वहां के जमींदारों या कुछ किसान परिवारों के मुखिया से समझौता कर लेती थी। ये सरकार और किसका? ग्राम के मुखिया का समझौता होता था, नंबरदार का। और प्रत्येक गांव का जो नंबरदार होता था वो सरकार की निश्चित राशि देने के लिए महाल की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर करता था, जिसपे अंग्रेज उस पर हस्ताक्षर करवाया करते थे कि भाई तू ये कर जमा करवाएगा, इतना कर तुझे देना होगा, और ये इस एरिया से तुझे इतना कर उगाकर अंग्रेजों के पास जमा करवाना होगा। किसान जो होते थे वो निश्चित अवधि तक सरकार से समझौता करने वालों को अपना लगान चुकाते थे। जिन लोगों ने सरकार के साथ समझौता कर रखा होता था लगान चुकाने का, किसान, देखिए सरकार का सीधे किसान से कोई संबंध नहीं था इसमें, जैसे रैयतवाड़ी प्रथा में हमने पढ़ा था। इसमें जो सरकार का सीधा संबंध था वो उस नुमाइंदे से था जिसको कर एकत्रित करने के लिए लगाया हुआ था। लेकिन उस नुमाइंदे का किसानों, अलग अलग किसानों से संपर्क होता था। हर एक किसान द्वारा दिए जाने वाला लगान भी निश्चित किया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों की जिम्मेवारी अब केवल नंबरदार तक है। अब वो कैसे किसानों से कर लेगा वो चीज अलग है। यू कैन से जैसे स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था ना, इसमें एक तरह से नंबरदारों को कर एकत्रित करने का अधिकार दिया हुआ था। गांव की भूमि एक व्यक्ति की भूमि नहीं थी, साझी भूमि होती थी, ठीक है। कुछ स्थानों पर तो 20 वर्ष के लिए समझौता किया गया है, कुछ स्थानों पर 30 साल के लिए समझौता किया गया। किसान, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसान अपनी भूमि को बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे, यानी इसमें भूमि का जो अधिकार है एक तरह से किसानों के पास है, लेकिन उस किसान को निश्चित मात्रा में जो कर निर्धारित कर रखा है
वो नंबरदार को देना होगा। एक महल में किसान भूमि के स्वामी तब तक बने रह सकते थे जब तक कि वो निश्चित की गई रकम अदा करते रहेंगे। अगर वो निश्चित की गई रकम अदा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें भूमि से बेदखल किया जा सकता था। ठीक है ना, ये इसका एक प्रावधान था। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो व्यवस्था है 1833 में ये लागू की गई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो देखिए ये जो सिस्टम था, इसमें महलवाड़ी सिस्टम में जो कर का निर्धारण किया गया, कर का कितना भाग होना, मतलब राजस्व कितना भाग होना चाहिए, तो ये प्रारंभ में 66% था। कहने का अर्थ है कि 2/3 हिस्सा तो सरकार अपने पास लिए रख लेती थी, 1/3 हिस्सा ही किसान के पास रह जाता था। 2/3 का मतलब 66% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन बाय द फार्मर was ascertained as टैक्स। ठीक है, बाकी किसान का। बाद में यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा, तो उसके काल में ये जो टैक्स था ये कम कर दिया गया। इट वाज रिड्यूस टू 1/2 यानी 50% कर दिया गया 66% से। तो देखिए इसके क्या प्रभाव पड़े किसानों पर, कि किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। किसान अपनी भूमि की उन्नति कर सकता था क्योंकि उसके लाभ का एक अंश जो है उसके पास ही रह जाता था, और सरकारी अधिकारियों से किसानों का सीधा संपर्क न होने के कारण वो किसानों पर ज्यादती नहीं कर सकते थे, यानी उन पर अत्याचार नहीं कर पाते थे। और लेकिन कई महलों में तो लगान की जो ऊंची दरें थी उसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। भूमि पर किसान का अधिकार होने के बाद किसानों ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिए और वो साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। कई बार वो कर अदायगी नहीं कर पाते थे। जब कर की अदायगी नहीं कर पाते थे, अब करनी तो होती थी, ठीक है, नंबरदार को वो जो कर निर्धारित होता था वो तो देना पड़ता था। तो फिर वो जाते थे साहूकारों के पास। साहूकार कौन होते थे? मनी लेंडर्स। वो उन्हें धन दिया करते थे, ठीक है, कुछ गिरवी रखकर, उनकी ज़मीन गिरवी रखकर, या जो है उनकी संपत्ति, जो अन्य जो संपत्ति है उसको गिरवी रखकर, और वो फिर अंगूठा लगवा लिया करते थे ज़्यादा पैसे पर और कम दिया करते थे। तो इस तरह से वो साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, बहुत पुरानी फिल्म है, नरगिस दत्त और सुनील दत्त की, अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें इसी प्रकार से साहूकारों के चंगुल में कैसे किसान जो है फंस जाया करते थे या साहूकार फंसाया करते थे, उसमें बड़ा अच्छा चित्रण है। और ग्राम समुदाय के जो मुखिया थे वो भी किसानों का शोषण किया करते थे। तो ये तो किसानों पर प्रभाव। सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए लगान एकत्रित करने का या राजस्व एकत्रित करने का जो सरकार का खर्च था वो कम हो गया पहले की अपेक्षा पर। ठीक है, अब मतलब साझी भूमि मानकर एक गांव से एक नंबरदार आ जाएगा और वो टैक्स जमा करा देगा। तो उनका खर्चा नहीं रहा भाई, अलग अलग अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति करो, भाई कितना टैक्स है, उसको कलेक्ट करने की फीस, वो सारा कुछ वो उससे मुक्त हो गए अंग्रेज। और कई स्थानों पर पहले से ये व्यवस्था लागू थी। मराठा जो क्षेत्र थे उनमें ये व्यवस्था पहले से ही लागू थी, तो सरकार को किसी प्रकार का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा इसको लागू करने के कारण। और देखिए 20-30 साल के लिए किया जाता था, तो लंबे समय के लिए सरकार की आय भी निश्चित हो गई इसके कारण। तो ये आप कह सकते हैं कि लाभ हानि जो भी है महलवाड़ी प्रथा के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक जो है यानी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है अपीयर होता है एग्जाम में। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, एंड मोरोवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।
तो ये आपकी जो है सेकंड यूनिट अब पूरी हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड वी आर मूविंग वेरी फास्ट। अब केवल एक यूनिट बची है और वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम थोड़ा अब आराम आराम से तफसील से हम ये सिलेबस कवर करेंगे। एक बार मैप में फिर से आपको 1764 इंडिया इन 1764 वो मैप मैं आपको फिर से करवाऊंगा। थैंक यू।